दिनेश और अनीता का एक खुशहाल परिवार था। उनके घर में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनकी बहू को अपने ससुराल रहने से ज्यादा मायके रहना अच्छा लगता था। क्या बात है, आज इतनी चुप क्यों? सुबह तो ठीक लग रही थी। कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ। बताओ तो सही, मेरी प्यारी पत्नी के दिल में क्या चल रहा है? बस माँ की बहुत याद आ रही है। अच्छा, पर अभी तो कुछ दिन पहले ही होकर आई थी ना वहाँ। हाँ, लेकिन माँ से दूर रहना बहुत मुश्किल लगता है, उनके बिना मन ही नहीं लगता। अरे अब तुम शादी करके आई हो, ये तुम्हारा घर है, माँ पापा भी तो है यहाँ। हाँ, पर मायके की बात अलग होती है, वहाँ माँ पापा के साथ जो अपनापन महसूस होता है वो कहीं और नहीं मिलता। देखो रानी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें उनकी याद आती होगी, पर हर हफ्ते मायके जाना तो सही नहीं है। यहाँ भी तो अब तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। और वहाँ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, माँ पापा बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें भी तो मेरी जरूरत है। मुझे बुरा नहीं लग रहा कि तुम वहाँ जाना चाहती हो, लेकिन अगर हर बार मायके का ही ख्याल रखोगी तो यहाँ के रिश्ते कैसे निभाए जाएंगे? मैं यहाँ सबको पूरा ख्याल रखती हूँ, फिर जब भी मैं मायके की बात करती हूँ तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा बार बार मायके जाने का मन करता है तो माँ को भी तो बुरा लगता है ना? माँ को बुरा लगता है? वो कहती है जब से शादी हुई है तुम्हें ससुराल से ज्यादा मायके में ही रहना अच्छा लगता है। हाँ, तो उन्हें समझना चाहिए ना कि मैं सिर्फ उनकी बहू ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। लेकिन रानी, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम्हें पता है जब भी मैं मायके जाती हूँ मेरी माँ कितनी खुश हो जाती है। रानी देखो, बात को समझो तुम। वो मेरे बिना बहुत अकेली महसूस करती है, और पापा, उन्हें मेरी कितनी जरूरत है पता भी है तुम्हें? रानी, वहाँ तुम्हारी भाभी है, लेकिन यहाँ भी माँ पापा तुम्हारे सहारे रहते हैं। लेकिन माँ के बिना मैं अधूरी महसूस करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ तो? विकास, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब तुम मायके जाती हो तो ये घर भी सूना सूना लगता है। तो क्या मैं कभी मायके ना जाऊं? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हर 2-3 हफ्ते में जाना सही नहीं लगता। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। कितने दिनों के लिए? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता? रानी, अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तुम्हें मेरी खुशी से ज्यादा इस बात की चिंता है कि मैं मायके में कितने दिन रहूंगी। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। तो जाऊं ना मैं? ठीक है, लेकिन पक्का 1 हफ्ता ही? हाँ पक्का। रानी भावुक होकर विकास को गले लगा लेती है। अपने घर पहुंचती ही उसकी माँ और पिता उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। अरे रानी, तुम अचानक? हाँ माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी तो आ गई। अकेले आई हो या विकास और राज भी आए हैं? नहीं पापा, बस राज आया है। राज दौड़ते हुए अंदर आता है और नाना नानी को देखकर खुशी से उछल पड़ता है। सरोज राज को गोद में उठा लेती है और प्यार से चूमती है। मेरा राजा बेटा आ गया, कितने दिन बाद आए हो, बहुत याद आ रही थी बच्चों। मुझे भी। दीदी ये लो चाय, सफर से आई हो, थक गई होगी। हाँ भाभी, सच में बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ आकर। सरोज रानी को प्यार से बैठने का इशारा करती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। लेकिन बिना बताए क्यों आई बेटा? सरप्राइज देने के लिए। बेटा फिर भी बता के आती तो सही रहता ना। भला बता के भी कोई सरप्राइज दिया जाता है? सभी हंस पड़ते हैं। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। रानी वापस अपने ससुराल चली जाती है, पर रानी का ये मायके का सिलसिला थमता नहीं। कुछ दिनों बाद रानी फिर से बोल पड़ती है। माँ जी, अब से एक बात कहनी थी। हाँ बहू बोलो। मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। फिर से? अभी कुछ हफ्ते पहले ही तो होकर आई हो। हाँ, लेकिन माँ पापा से मिले भी काफी दिन हो गए ना। देखो रानी, तुम्हारा मायका है, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी इस घर में है, बार बार वहां जाना सही नहीं है। पर माँ जी, देखो बेटा, हम तुम्हें मायके जाने से रोकते नहीं, लेकिन हर महीने जाना तो सही बात नहीं है। विकास और हम सबको भी तो तुम्हारी जरूरत है ना। रानी कुछ कहने जाती है, लेकिन अनीता के लहजे को देखकर समझ जाती है कि कोई फायदा नहीं है। रानी मायके जाने की ठान लेती है और वो अपने बेटे राज को एक रट्टा लगवा लेती है। राज, इधर आओ बेटा। क्या हुआ मम्मा? देखो, अगर मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूं तो तुम मेरी एक बात मानोगे? सच मम्मा? कौन सी बात? जब पापा आए तो उनसे कहना मुझे नानी के घर जाना है, बस जिद पकड़ लेना जब तक पापा हाँ ना बोले। लेकिन मम्मा, दादी ने तो मना किया था। हाँ, लेकिन अगर तुम पापा और दादी से कहोगे तो वो मान जाएंगे और फिर हम नानी के घर मजे करेंगे, ठीक है? और मुझे चॉकलेट भी मिलेगी? हाँ बेटा, बहुत सारी। ठीक है मम्मा, मैं पापा और दादी से कहूंगा।
रानी मुस्कुरा देती है और राज खेल में लग जाता है। शाम होते ही जैसे ही विकास घर आता है, राज अपनी जिद का नाटक शुरू कर देता है। राज अपनी दादी और दादा से भी यही जिद करने लगता है। पापा मुझे नानी के घर जाना है। अरे बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो गए थे नानी के घर। ना मुझे अब भी जाना है। अनीता और दिनेश भी बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ राज बेटा? दादी मुझे नानी के घर जाना है बस। लेकिन बेटा, अभी तो तुम वहीं से आए हो, ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? वहाँ नानी है, नाना है और बहुत सारी चॉकलेट भी। विकास समझ जाता है कि राज को ये बात सिखाई गई है। वो रानी की ओर देखता है जो चुपचाप खड़ी है। तभी अनीता विकास से कहती है, बेटा मेरा मानना है कि राज को उसकी नानी के घर छोड़ाओ। जब उसका मन भर जाएगा तब आ जाएगा। नहीं माँ, मैं अपने बेटे को अकेले नहीं भेज सकती। तो फिर? अगर राज जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। क्यों? हाँ, मैं राज को अकेले नहीं भेज सकती ना, वो छोटा है, अभी उसे मेरी जरूरत है। रानी, तुम फिर से वही कर रही हो। तुम हर बार मायके जाने के बहाने ढूंढती रहती हो। ये कोई बहाना नहीं है विकास, मैं राज के साथ 2 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। राज की जिद और रानी के फैसले के आगे सब चुप हो जाते हैं। विकास गहरी सांस लेकर चुप हो जाता है। रानी के जाने के बाद ही राज और उसके घर वालों को बहुत परेशानी आने लगती है। माँ, टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? मुझे देर हो रही है। बस बेटा बना रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो। माँ, रोज रोज देर हो रही है, ऑफिस में सब नाराज हो जाते हैं। बहू होते तो यह सब दिक्कत नहीं होती, वो टाइम से टिफिन बना देती थी। विकास कुछ नहीं बोलता, बस गहरी सांस लेकर मोबाइल निकाल कर देखता है। तभी ऑफिस से कॉल आता है। हाँ सर, बस निकल रहा हूँ। अनीता जल्दी जल्दी टिफिन पैक करके देती है, लेकिन विकास का चेहरा चिड़चिड़ाहट से भर जाता है। रानी के न रहने के कारण अनीता की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें घर का काम करना पड़ता है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सर भारी लग रहा है, बहुत थक गई हूँ। तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेती? अगर मैं आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, सब कुछ पड़ा है। रानी होती तो सब संभाल लेती। अब बस पे करो, अपनी मर्जी से गई है वो, अपनी मर्जी से आएगी। हमें तो संभालना पड़ेगा अपने घर का काम। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। अनीता किसी तरह उठकर दरवाजा खोलती है। दूध वाला खड़ा था। अनीता दूध लेती है, तभी राज की पढ़ाई कमजोर होने की शिकायत आती है। हेलो लोकेश जी, हम राज के स्कूल से बोल रहे हैं, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ जी, बताइए। राज की पढ़ाई में बहुत गिरावट आ गई है, वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा और उसके टेस्ट में नंबर भी बहुत कम आए हैं। क्या? लेकिन घर पर तो वो पढ़ाई करता है। ऐसा लग तो नहीं रहा। क्या उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं दे रही? माँ, वो तो इन दिनों मायके गई हुई है। देखिए, पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। राज अभी छोटा है, उसे लगातार ध्यान देने की जरूरत है। जी, मैं कोशिश करूंगा। फोन कटते ही विकास सर पकड़कर बैठ जाता है। घर की सारी परेशानियां अब उसे साफ नजर आने लगती है। लेकिन विकास इस बार रानी को सबक सिखाने की सोचता है। कुछ दिनों बाद वो रानी के मायके पहुंच जाता है। भाभी, विकास घर आएंगे। अरे वाह, फिर तो उनके लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। हाँ भाभी, उनकी पसंद का खाना बनाओ ताकि खुश हो जाए। लगता है दीदी वो आपको लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ, देखते हैं। विकास के आने की बात घर के सभी लोगों को पता चलती है कि विकास कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि रानी के साथ 2 महीनों के लिए रहने आए हैं, जिस वजह से घर में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। रोहन, एक बात कहूं? हाँ, बोलो बोलो। विकास जीजाजी जब से आए हैं मुझे अपने कपड़ों पर ध्यान देना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ? पहले मैं आराम से जो चाहती थी पहनती थी, लेकिन अब तो मुझे हर बार सोचकर सलवार सूट पहनना पड़ता है। वो तो मैंने भी नोटिस किया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैं हमेशा अपने हिसाब से रहती थी, अब अचानक मुझे खुद को बदलना पड़ रहा है। वो तो मैं समझ सकता हूँ, पर रोहन, मुझे हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है, मैं कैसे बैठूं, क्या पहन रही हूँ, ये सब ना बहुत परेशान कर रहा है मुझे। अरे बस कुछ दिन की बात है, झेल लो। झेल ही तो रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ। वो उदास होकर अलमारी से सूट निकालती है और जींस वापस रख देती है। दोपहर में रोहन ऑफिस की मीटिंग में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर बच्चों के खेलने और घर की चहल पहल से बार बार परेशानी होती रहती है। रोहन, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या आसपास बहुत शोर है? अब सॉरी सर, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। वो जल्दी से माइक म्यूट करता है और बाहर जाकर देखता है राज, रानी और बाकी घर वाले हंसते बोलते दिखाई देते हैं। अरे यार, थोड़ा धीरे बोल सकते हो क्या? मीटिंग में हूँ मैं। ओहो, तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब से जीजा जी आए हैं घर में कोई शांति नहीं बची। घर तो घर ही रहेगा ना, ऑफिस थोड़ी बन जाएगा। रोहन निराश होकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। गहरी सांस लेकर माइक ऑन करता है। मीटिंग चलती रहती है, लेकिन रोहन का ध्यान भंग होता रहता है। शाम का समय होता है। सरोज सोफे पर बैठी चुपचाप सोच रही थी, तभी उसकी सहेली सविता का फोन आता है। अरे सरोज, कल की किट्टी पार्टी के लिए तैयार हो ना? नहीं यार, अब मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, पर दामाद जी आए हुए हैं। अब उनके सामने बार बार किटी पार्टी के लिए जाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे छोड़ो ना, दामाद थोड़ी रुकेंगे। बात रुकने की नहीं है, लेकिन घर में हर समय उन्हें देखना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। चलो फिर अगली बार सही। सरोज फोन रखकर सोच में पड़ जाती है और किटी पार्टी का प्लान मन ही मन छोड़ देती है। सुबह का समय, राहुल अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। रोज की तरह वो अखबार उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अखबार वहां नहीं था। अरे मेरा अखबार कहाँ है? पापा, अखबार तो विकास पढ़ रहे हैं। क्या? पर हमेशा मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। अब दामाद है तो उनको थोड़ा सम्मान तो देना चाहिए ना पापा। सम्मान अपनी जगह, लेकिन ये अखबार की आदत सालों पुरानी है। थोड़ी देर बाद विकास अखबार पढ़कर राहुल को देता है। लीजिए पापा, अब आप पढ़ सकते हैं। अब क्या फायदा? जो ताजी खबर होती है वो सबसे पहले पढ़ने का मजा ही अलग होता है। राहुल अखबार खोलता है, लेकिन उसका मूड पहले जैसा नहीं रहता। विकास के आने से घर में रोजमर्रा की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन सब मिलके इसके लिए प्लान बनाते हैं। रानी, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? माँ, पराठे बना रही हूँ। अच्छा, तो फिर दोपहर का खाना भी तू ही बना लेना, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ। पर माँ, रोज तो भाभी बनाती है ना। अरे नहीं रानी, तेरे हाथ का खाना ना सबको बहुत पसंद आ गया, आज से तू ही बनाएगी। रानी न चाहते हुए भी दोपहर का खाना बनाती है। शाम होती है। रोहन जैसे ही घर आता है तुरंत अपनी माँ से कहता है, माँ, आज पराठे और दोपहर का खाना किसने बनाया था? मेरे ऑफिस वालों ने बहुत तारीफ की और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे तेरी बहन रानी ने, और किसने? माँ, फिर तो रात का खाना भी आज रानी ही बनाएगी। रानी के हाथ का खाना मजेदार होता है। हाँ, वैसे भी बहू का खाना खा खा के परेशान हो गए, कुछ स्वाद ही नहीं लगता। अच्छा तो ठीक है, आज पूरा खाना मैं ही बनाऊंगी। रानी खुशी खुशी काम में जुट जाती है, जबकि बाकी घर वाले मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह रेशमा कपड़े धो रही थी, तभी सरोज तेज आवाज में उसे डांटने लगती है। ये सुनकर रानी और विकास भी वहां आ जाते हैं। अरे बहू, ये क्या हाल बना दिया है, कपड़ों का धुलाई तक ढंग से नहीं आती। क्या हुआ माँ? माँ, भाभी से क्या गलती होगी? अरे रेशमा को कपड़े धुना ही नहीं आता। मेरी बेटी कितने साफ सुथरे कपड़े धोती थी, एकदम चमकते थे। हाँ माँ, वो तो है, मुझे कपड़े धोना अच्छे से आता है। तो फिर तू ही अपनी भाभी को कुछ सिखा। आज से तू ही घर के कपड़े धोया कर और इसको अच्छे से सिखा। ठीक है, हाँ ठीक है ना, मैं सारे कपड़े धो दूंगी। विकास चुपचाप ये सब देख रहा था, जबकि बाकी घर वाले नजरें मिलाकर मुस्कुराते हैं। दिन भर घर के हर सदस्य रानी से थोड़ा थोड़ा काम करवाने लगते हैं। दोपहर का समय रानी किचन में खाना बना रही थी, तभी राहुल आकर कहता है, रानी जरा मेरे जूते पॉलिश कर देना, बाहर जाना है। जी पापा, अभी कर देती हूँ। मुझे चाय पीनी है, जरा बना दोगी? अब हाँ, बनाती हूँ ना। दीदी, मेरे हाथ में ना चोट लग गई है, आज काम वाली भी नहीं आएगी, आज आप बर्तन धो देना। हाँ हाँ, अब हाँ धो दूंगी। शाम होते होते तो रानी बुरी तरह थक चुकी थी। वो सरोज के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, इतना काम तो मैं अपने ससुराल में भी नहीं करती जितना यहाँ कर रही हूँ। हाँ बेटा, अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है ना। माँ, मुझे लगता है अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। इतना सुनते ही घर के बाकी सदस्य पास आ जाते हैं। अरे नहीं दीदी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, कुछ दिन और रुक जाओ ना। हाँ रानी, तेरे बिना घर सूना सूना लगने लगेगा। दामाद जी तो हमारे साथ अच्छे से घुल मिल गया है, ऐसे अचानक जाना ठीक नहीं लगेगा। पापा, अब बहुत दिन हो गए, मुझे सच में वापस जाना चाहिए। अरे बेटा, अब आई हो तो थोड़ा और रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है। माँ, असल में ना वहाँ विकास के माता पिता भी अकेले हो गए होंगे, इसलिए मुझे जाना ही चाहिए। पर दीदी, आप थकी हुई लग रही हो, कुछ दिन और आराम कर लो। नहीं भाभी, असल में वहाँ भी तो घर के काम है, मुझे अब सच में निकलना होगा। विकास सब समझ चुका था और सभी घर वाले एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो चुका था। रानी अपने कमरे में सामान पैक करने चली जाती है। विकास मुस्कुराते हुए सरोज और राहुल के पास आता है। माँ पापा, मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अरे नहीं दामाद जी,
जिस समस्या को मैं इतने दिनों से सुलझाने की कोशिश कर रहा था, आपने उसे पल भर में हल कर दिया। बेटा, इस तरह से धन्यवाद न करो, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ बेटा, कभी कभी गलती का एहसास करवाना जरूरी होता है। सही कहा माँ। अब मैं रानी और राज को लेकर वापस चलता हूँ, नहीं तो कहीं ये फिर से रुकने का मन ना बना ले। सभी हंस पड़ते हैं। विकास रानी और राज को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। अंजलि और सुबोध की लव मैरिज हो रही थी। यूं तो पिछले 2 सालों से लगभग हर रोज ही अंजलि की सुबोध से बात होती रहती, लेकिन फिर भी जब से उनकी शादी पक्की हुई थी, अंजलि को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। सुबोध, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं शादी के बाद क्या होगा, कैसे होगा, मैं सब संभाल पाऊंगी या नहीं। अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे किसी अनजान आदमी से तुम्हारी शादी कराई जा रही है। तुमने तो खुद ही चुना है ना मुझे, फिर कैसा डर। वो बात नहीं है सुबोध, तुम समझ नहीं रहे हो। शादी के बाद लड़की की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैंने अपनी सहेलियों की लाइफ बदलते हुए देखी है। बेकार की टेंशन छोड़ो अंजलि, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जिससे तुम्हें घबराना पड़े। माँ बहुत ही सीधी सादी सी है और भाभी वो तो दिन भर घर के कामकाज में ही बिजी रहती है, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। सुबोध अंजलि की चिंता को समझ नहीं पा रहा था। अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए एक नए घर में जाना लड़की के लिए कितना कठिन होता है, ये सुबोध नहीं समझ रहा था। इसी उधेड़-बुन के बीच अंजलि और सुबोध की शादी हो जाती है और वो सुबोध के घर पहुंच जाती है। अंजू बहू, आओ बेटा, देवरानी की रस्में कराओ। पता नहीं कहाँ चली गई है बड़ी बहू। मम्मी जी, मैं नहाकर पूजा कर रही थी। अपनी पूजा खत्म करने के बाद आती हूँ। पूजा करने के बाद अंजू सर पर पल्लू रखकर हॉल में आती है और सास ससुर के पैर छूने के बाद पति को आवाज लगाती है। ए जी आइए ना, जल्दी से पैर छुआ लीजिए, फिर मैं भी पानी पी लूं। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं। माँ जी भी कब से रस्मों के लिए इंतजार कर रही हैं। अंजू पति के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेकर देवरानी के पास आती है। एजी ओजी कहकर आजकल कौन बात करता है? ये भाभी किस दुनिया में जी रही है? पति के पैर छूना, और सबसे बड़ी बात, पैर छुए बिना खाना भी नहीं खाना। भाभी की सोच तो कुछ ज्यादा ही पिछड़ी हुई है। मुझसे ये सब नहीं हो सकेगा। कुछ ही देर में गृह प्रवेश की सभी रस्में पूरी हो गई। अंजलि, अब तुम इस घर की छोटी बहू हो। मेरी तरह तुम्हें भी घर की परंपराएं और रीति रिवाजों को दिल से अपनाना होगा। देखो, सुबह उठकर पूजा तो तुम करती होगी, लेकिन हमारे यहाँ पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक घर के सारे बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ना ले लो। और हाँ, पति तो तुम्हारा परमेश्वर है ही, उसकी खुशी और आशीर्वाद को सबसे पहले रखना है तुम्हें। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा करने के बाद ही हम औरतें कुछ भी खाती पीती हैं। भाभी, ये कौन सी जमाने की बातें कर रही हैं आप? परमेश्वर क्या होता है? पति तो जीवन साथी होता है ना। उसे बड़ा या ऊंचा दर्जा क्यों देना है? उसे तो पत्नी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता सुबोध कोई परमेश्वर है। वो तो मेरा लाइफ पार्टनर है, बराबरी का रिश्ता है हमारा। हे भगवान, देख रही हैं मम्मी जी, आप लव मैरिज वाली बहू की बातें सुन रही है ना? ये हमारे घर के रीति रिवाजों को आज पहले ही दिन ठुकरा रही है। इसे तो लग रहा है कि आज तक हम जो भी कर रहे हैं वो सब गलत है। ये यहाँ के रस्म रिवाज क्या निभाएगी, उल्टी ही पट्टी पढ़ा रही है ये तो। बेटा अंजलि, ठीक है, तुम्हारी नई शादी है, हो सकता है तुम्हें अभी समझ नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ा कुछ समझाए तो उसे ध्यान से सुनना समझना चाहिए। ऐसे हर बात पर तर्क वितर्क ससुराल में नहीं चलते। इतना तो सिखाया ही होगा तुम्हारी माँ ने। सास की कड़कती आवाज सुनकर अंजलि चुप हो जाती है और हाँ में गर्दन हिला देती है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ ससुराल का एक नया रूप अंजलि के सामने आ रहा था। जिस माँ और भाभी की सुबोध तारीफ करते नहीं थकता था, वो तो उसे कुछ और ही रूप में दिखाई दे रही थी। खाना बनने के बाद घर में सबसे पहले आदमियों को खाना खिलाया जाता, फिर सास खाना खाती और उसके बाद अंत में जेठानी और अंजलि खाना खाते। एक दिन, अरे अंजलि, अभी तो सुबोध भैया आए भी नहीं, अभी से तुमने खाना खा लिया? हाँ भाभी, सुबोध को आज खाने में काफी लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने खाना खा लिया। अंजलि, पति से पहले तुम खाने कैसे बैठ गई? राम 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 राम। और ये क्या सुबोध सुबोध लगा रखा है? ऐसे पति का नाम लेकर कौन बात करता है? देखो, ये सब अच्छी बात नहीं है। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा कि देखो कल की आई बहू पति को नाम से बुला रही है। जिठानी की बात सुनकर अंजलि का दिमाग घूमने लगा था।
अंजलि जानती थी कि जेठानी अंजू रोज पति के पैर छूती है। पति के खाने के बाद उनके झूठे बर्तनों को ऐसे माथे लगाकर उठाती है जैसे उनमें जूठन ना होकर प्रसाद रखा हो। अपने पति के लिए वो ऐसा कोई भी काम करने से चूकती नहीं जिससे ये साबित हो कि उनके पति ना होकर कोई देवता हो। अंजू की ऐसी सती सावित्री टाइप हरकतें देखकर अब अंजलि को भी वही सब करने का अपने ऊपर दबाव महसूस होने लगा था। अगले सप्ताह होली थी और अंजलि को अपनी पहली होली के लिए अपने मायके जाना था। मायके जाने के बाद एक दिन अंजलि को अपने लैपटॉप की जरूरत महसूस हुई। सुबह मुझे अपने लैपटॉप में से एक फाइल की जरूरत है, आप मुझे भेज दोगे प्लीज? देखो अंजलि, मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, तुम भाभी को फोन करो, वो तुम्हें मेल कर देंगी। अच्छा ठीक है, मैं भाभी से बात करती हूँ। अंजलि अपनी जेठानी को फोन लगाती है। अरे ये मेरे वेबकैम पर रिकॉर्डिंग किसने की है, देखती हूँ। शादी एक लड़की के जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जिसे पार करते ही उसके उठने, बैठने, हंसने, बोलने, कपड़े पहनने तक का ढंग बदल जाता है। और ज्यादातर मामलों में ये सब बदलाव एक लड़की के जीवन में उसके ससुराल वालों की मर्जी के मुताबिक आता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक शादीशुदा औरत तो भूल ही जाती है कि कभी वो भी एक चुलबुली सी लड़की हुआ करती थी। दीप्ति पंख फैलाकर आसमान में उड़ने वाली लड़की थी। 25 साल की उम्र में उसकी शादी ललित नाम के एक पढ़े लिखे लड़के से हो जाती है और शादी के बाद जैसा कि हर लड़की के साथ होता है, दीप्ति भी अपनी नई दुनिया बसाने ललित के घर आ जाती है। देख बहू, हमारे यहाँ का रिवाज है कि बहू विदा होकर ससुराल आ गई तो समझो अब मायके से उसका वास्ता खत्म। मायके में इतने साल बिताकर जरूर आई हो, लेकिन मायके के रीति रिवाज, उनके तौर तरीके और उनके संस्कार पीछे छोड़कर ही आना। तुम्हारे मायके का कुछ भी ससुराल में काम नहीं आने वाला। अब से जो हम कहे, जैसा हम कहे, तुम्हें वैसे ही रहना है। सास के जाने के बाद ये क्या बात हुई ललित? अरे मैं कोई मशीन नहीं हूँ, एक जीती जागती लड़की हूँ। ऐसा भी कहीं होता है क्या कि तुम्हारी मम्मी ने कह दिया और उनके कहने से मैं अपना पिछला सब कुछ भूल जाऊं? अरे मेरे अंदर कोई डाटा रिफ्रेश करने का बटन थोड़ी ना लगा है। जिस घर में मैंने 25 साल बिताए हैं, ऐसे कैसे एक पल में सब पीछे छोड़ दूं? तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए था ना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचती है और क्या नहीं। अरे यार, जरा सी तो बात है, क्या तुम ये बेकार की पंचायत लेकर बैठ गई? और ये तो एक बात करने का तरीका होता है। नई बहू को यही हिदायत दी जाती है कि अब यही उसका घर है, अब उसे पुरानी बातें भूलकर यहाँ के हिसाब से खुद को ढालना होगा। अरे तुम बस चिल करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन सास के रवैये में कोई अंतर नहीं आ रहा था। बात बात में वो दीप्ति को मायके के रंग ढंग मायके में छोड़कर आने के लिए ताने दिया करती। कुछ दिन बाद दीप्ति की सहेली काव्या अचानक उससे मिलने आ पहुंचती है। अरे काव्या, तू यहाँ कैसे? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, सच्ची बहुत खुशी हुई। खुशी तो मुझे भी हो रही है, लेकिन आज मैं ना यहाँ कुछ खास बात बताने आई हूँ। क्या खास बात है काव्या, बता ना। मेरी शादी फिक्स हो गई है यार। ठीक 1 महीने के बाद मेरी शादी है और आज मैं यहाँ तुझे इनवाइट करने ही आई हूँ। कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे हमारे जीजा जी के साथ शादी में आना ही आना है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं वादा करती हूँ तेरी शादी में जरूर आऊंगी। बस शादी के दिन ललित जी बताइए ना, मैं क्या पहन के चलूं काव्या की शादी में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें इतना सोचने समझने की क्या बात है? चुपचाप कोई भी अच्छी सी साड़ी निकालो और पहन कर चल पड़ो। क्या 24 घंटे बस साड़ी ही साड़ी? घर में भी साड़ी, ऑफिस में भी साड़ी, अब किसी की शादी में जाना हो तो वहां भी साड़ी? अरे यार, मेरा भी तो मन करता है कि मैं कुछ डिफरेंट पहनूं। शादी हो गई तो क्या मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई? अरे बाबा, तुम्हें जो पहनना है पहनो, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? शादीशुदा लड़कियां साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। ये क्या बेतुकी बात हुई? शादीशुदा लड़कियां सिर्फ साड़ी में अच्छी लगती है? अरे मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब मैं लहंगे, गाउन और ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना छोड़ दूं? अच्छा आप ही बताओ, उन ड्रेस में बुराई क्या है? मैं खुशी खुशी पहनना छोड़ दूंगी, बताओ तो। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ बहस में जीत नहीं सकता। चलो अब तैयार हो जाओ और तैयार होने के बाद मुझे बता देना। सुनो ना, शादी से कुछ दिन पहले ही मैंने बहुत खूबसूरत सी ड्रेस खरीदी थी, मैं वही पहनकर कीर्ति की शादी में चलूं? अरे बाबा, क्या जरूरत है उसकी?
अब तुम ड्रेस मांगने पहले अपनी मम्मी के घर जाओगी। तुम्हारे पास कपड़ों की कोई कमी तो है नहीं, इनमें से कोई और पहन लो ना। अरे ड्रेस मांगने जैसी क्या बात है, वो मेरी ही ड्रेस है और वो घर भी मेरा ही है। मेरा जब मन करेगा मैं वहां जाकर अपना कोई भी सामान इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी शादी हो गई है, मायके से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। ललित के मना करने के बाद भी दीप्ति अपनी ड्रेस लेने के लिए अपने मायके पहुंच जाती है। मायके पहुंचकर, मम्मा वो मेरा ब्लैक वाला ड्रेस कहाँ रखा है? मुझे आज कीर्ति की शादी में वही पहनना है, जल्दी से निकालो ना। अरे बेटा, वो तो तुम्हारा शादी से पहले का ड्रेस है, वो पहनना ठीक रहेगा क्या? अरे मम्मी, अभी 1 महीने पहले ही तो खरीदा था मैंने, और शादी से पहले खरीदे हुए कपड़ों में क्या कीड़े लग जाते हैं जो मैं उन्हें पहन नहीं सकती? चुपचाप जल्दी से ढूंढ कर दो ना, मुझे लेट हो रहा है। और देखो, मैं चुपचाप यहाँ आई हूँ, सासू माँ को अभी मेरे यहाँ आने के बारे में पता भी नहीं है। बेटा ये बात नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना था कि तू एक बार ये ड्रेस पहनने से पहले अपनी सास से पूछ लेती तो ठीक रहता। अरे माँ, मैं कर लूंगी ना बात अपनी सास से, अब जल्दी से ड्रेस निकाल कर दो बस। दीप्ति की जिद करने के कारण दीप्ति की माँ उसका ब्लैक ड्रेस निकाल कर उसके हाथ में रख देती है। अच्छा ये लेकर जा अपना ड्रेस, लेकिन सोच समझ कर पहनना, हाँ बेटा। माँ की चेतावनी को किनारे करते हुए दीप्ति खुशी से चहकते हुए अपनी ड्रेस लेकर ससुराल पहुंच जाती है। शाम के समय दीप्ति अपना ड्रेस पहनकर तैयार होती है और काव्या की शादी में जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलने को होती है कि तभी उसकी सास दीप्ति को पीछे से आवाज लगाती है। अरे दीप्ति बहू, ये क्या पहन रखा है? तुझे पता नहीं कि तेरे ससुराल में सिर्फ साड़ी ही पहनी जाती है? किससे पूछ कर ये कपड़े खरीद कर लाई है तू? अरे माँ जी, किसने कहा कि मैं ये ड्रेस खरीद कर लाई हूँ? ये तो मेरी ही ड्रेस है। मेरा मतलब है, शादी से कुछ दिन पहले अपनी चचेरी बहन की शादी के लिए मैंने ये ड्रेस खरीदी थी। मेरे मायके में तो मैं इकलौती हूँ ना, मेरे बाद ये ड्रेस वैसे भी किसी के काम नहीं आने वाला था, तो मैं वहाँ से उठा लाई। और देखिए, आज मेरे फ्रेंड की शादी है ना, वहाँ पर मैं यही ड्रेस पहन कर जा रही हूँ। क्या कहा? ये तेरी शादी से पहले वाली ड्रेस है? हे भगवान, जरा सा भी सहूर नहीं सिखाया इसकी माँ ने। तुझे किसी ने बताया नहीं कि शादी के बाद कंवारेपन के कपड़े नहीं पहने जाते? सिर्फ कपड़े ही नहीं, जूते, चप्पल, गहने, मेकअप, कुछ भी मायके से यहाँ नहीं लेकर आना है, सब मायके में ही छोड़ कर आते हैं। अब जाओ, जाकर जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। आज तो जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ये गलती दोहरानी नहीं चाहिए। अरे लेकिन मम्मी जी, आखिर प्रॉब्लम क्या है इस ड्रेस में? पूरे 4000 रुपए की खरीदी थी मैंने, और आप देखना, अगर ये ड्रेस पहनकर मैं गई ना तो सब बस आपकी बहू की ही तारीफ करेंगे। अरे नहीं चाहिए ऐसी तारीफ। बोला ना, हमारे यहाँ बहू का मायके से लाया सामान इस्तेमाल करना पाप समझा जाता है। यह सब आगे से हमारे घर में लाना भी मत। सास के जाने के बाद वाह 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 वाह, क्या बात है। बहू मायके से अपना ड्रेस लेकर नहीं पहन सकती, लेकिन उसी बहू के घर से आया हुआ ये दहेज का सामान आप लोग बड़े शौक से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे इस्तेमाल करने से अधर्म और पाप नहीं होता क्या? और आप इतनी सी बात के लिए अपनी मम्मी को मना नहीं सकते थे क्या? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। क्या बिगड़ जाएगा अगर ये ड्रेस पहनकर मैं शादी में चली जाऊंगी तो? अरे कम से कम एक बार तो अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश करते। देखो, तुम ना ज्यादा सोच रही हो, चिल करो ना यार। अगर मम्मी कह रही है कि नहीं पहनते तो मतलब नहीं पहनते होंगे। अब इसमें माँ को समझने समझाने जैसी क्या बात आ गई? और एक बात जरा ध्यान से सुनो, प्यार व्यार अपनी जगह है, लेकिन मैं माँ और उनकी परंपराओं के बीच में नहीं बोलने वाला। अरे भाई, वो बड़ी हैं, समझदार है, अगर कुछ कह रही है मतलब जरूर उस बात का कोई मतलब होगा। अब ज्यादा बहस करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर साड़ी पहन कर आओ। पति की बात सुनकर दीप्ति का दिल धक से बैठ गया था। ललित के भरोसे ही तो वो अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई थी, और आज उसका पति उसकी बात समझने की बजाय उसे आंख बंद करके रीति रिवाज मानने को कह रहा था। फिलहाल तो बात को ज्यादा बढ़ाकर कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए पहले मैं कपड़े बदलकर काव्या की शादी अटेंड करके लौटती हूँ, बाकी बातें कल करूंगी। अगले दिन दीप्ति जब नहा धोकर हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कई सारे रिश्तेदार जमा थे। अरे मम्मी जी, आज घर में इतनी चहल पहल कैसे है? मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं। अरे बहू, तुझे पता नहीं, आज नामकरण है। मैंने ललित को बताया तो था, शायद भूल गया होगा तुझे बताना। लेकिन आज किसका नामकरण है? मुझे तो घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा।
अरे किसी बच्चे का नहीं, तेरा नामकरण है। मेरा नामकरण? वो तो 25 साल पहले ही हो चुका है मम्मी जी। मुझे सही से बताइए ना आज क्या है। देख बेटा, हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की जब ससुराल आती है तो अपना सब कुछ मायके में छोड़ कर आती है। इसलिए आज से तुझे भी अपना सब पीछे छोड़ना होगा, अपना मायके वाला नाम भी। और अब तू हमारे दिए नए नाम से ही आने वाले सालों में पहचानी जाएगी। मम्मी पापा देखिए ना, मम्मी जी कह रही है मेरा नाम बदलना होगा। अरे आप समझाइए ना, आपको पता है ना मुझे अपना नाम कितना पसंद है। और ये कौन सा रिवाज हुआ कि बहू से उसका नाम, उसकी पहचान ही छीन ली जाए। देख बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, अब हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं लगता। और बेटा, बड़ों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन जी तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। दीप्ति की लाख मना करने के बावजूद उसकी सास उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। देख बहू, बहुत तमाशा हो गया, अब सीधे सीधे चलकर पूजा में बैठ। सारे रिश्तेदार और पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। भाई हम भी तो इस घर में शादी करके आए थे, हमने तो कभी ना कहा कि हमें क्षमा से कम वो नहीं बनना। अरे जैसा बड़े बुजुर्गों ने कहा, अपना धर्म समझकर निभाया हमने। कोई और चारा ना देख अंत में दीप्ति बुझे मन से पूजा में बैठ जाती है। कुछ देर की पूजा के बाद पंडित जी दीप्ति की सास को आवाज लगाते हैं। देखिए बहन जी, बहू के लिए फ अक्षर से नाम अगर चुना जाएगा तो वो अत्यंत शुभ होगा। फ अक्षर से कौन सा नाम होता है पंडित जी? बड़ा कठिन अक्षर सुझाया आपने, हमें तो कोई नाम ही नहीं सूझ रहा। अच्छा चलिए, नाम भी हम ही बता देते हैं। बहू की कुंडली के हिसाब से इनके लिए फूलमती अथवा फूलन देवी नाम अत्यंत शुभ होगा। फूलन नाम रखेंगी तो आपके परिवार में वैसे ही बहार आ जाएगी जैसे फूल दिखने से गुलशन में आया करती है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी और बेटे की आयु भी लंबी होगी। अरे वाह 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 पंडित जी, दिल खुश कर दिया आपने। आपके मुंह में घी शक्कर। तो ठीक है, फिर फूलन नाम तय रहा। आज से दीप्ति बहू हमारे परिवार के लिए फूलन देवी होगी। और खबरदार, जो आज के बाद किसी ने इसे दीप्ति नाम से बुलाया तो। शादी न हुई, जाने क्या गलती होगी मुझसे। अब ये फूलन नाम लेकर मुझे अपनी बाकी की जिंदगी बितानी पड़ेगी क्या? पहली बात तो कोई लड़की अपनी पहचान, अपना नाम बदले ही क्यों? और ठीक है, अगर नाम बदलना भी है तो कोई ढंग का नाम भी तो रख सकते हो। मैं कोई चंबल की डकैत हूँ क्या जो मेरा नाम फूलन देवी रख दिया? फूलन देवी नाम दीप्ति के लिए शर्मिंदगी और मजाक का कारण बन गया था। सामने से तो कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन पीठ पीछे बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई उसके नाम का मजाक उड़ाता। कुछ दिन बाद, अरे भाई ललित, तुम्हारी वाइफ तो लकी चार्म है। देखो, इधर तुम्हारी शादी हुई और उधर तुम्हारा प्रमोशन हो गया। अब इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हम लोग। ये शादी और प्रमोशन मिलाकर तुम्हारे ऊपर एक पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो खुद सोच रहा था कि सबके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। ललित घर जाकर सबको अपने प्रमोशन के बारे में बताता है। माँ, शादी के तुरंत बाद ही मेरा प्रमोशन हो गया। ऑफिस में सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं पार्टी के बिना छोड़ेंगे नहीं। ऐसा करते हैं, एक पार्टी रख लेते हैं। आप भी अपने दोस्तों या कुछ खास रिश्तेदारों को बुलाना चाहो तो बुला लेना। मैं भी अपने ऑफिस के कलीग्स को बुला लेता हूँ। और हाँ, फूलन को भी कह देते हैं, वो भी अपने मम्मी पापा को पार्टी में आने के लिए कह देगी। ललित एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें कुछ खास खास दोस्त और रिश्तेदार शामिल होते हैं, जिसमें उसके ऑफिस के भी दोस्त आए हुए थे। अरे भाई ललित, अब हमें भी मिलवा दो अपने लकी चार्म वाइफ से। हम तो शादी में भी नहीं आ पाए थे, इसीलिए तो हमने आज तक भाभी जी को देखा ही नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बुलाती हूँ। अरे माँ, वो बिजी होगी ना, छोड़िए ना, मैं बाद में मिलवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी क्या बिजी है, अंदर गप्पे लड़ा रही है अपनी माँ के साथ। मैं अभी आवाज लगाती हूँ। फूलन, ओ फूलन बेटा, इधर तो आना जरा। अरे भाई ललित, ऐसे भी क्या शहर में लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो तुम देहात से शादी करके अनपढ़ पत्नी ले आए? अरे तुम पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़के हो, इतनी अच्छी पोस्ट पर काम करते हो, तुम्हें तो शहर की एक से एक पढ़ी लिखी लड़की मिल जाती। सर, आपसे किसने कहा मेरी बीवी अनपढ़ है? मेरी पत्नी सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है, बल्कि बैंक में मैनेजर भी है। आप उसे ऐसे हल्के में मत लीजिए। रियली? लेकिन उसके नाम से तो ऐसा लगता है कि किसी गांव में रहने वाली अनपढ़ लड़की से तुम्हारी शादी हो गई है। ऐसी बात नहीं है,
एक्चुअली में मेरा नाम दीप्ति है। वो तो ललित के यहाँ रिवाज है कि शादी के बाद बहू का नाम बदल दिया जाता है, इसीलिए इन लोगों ने मेरा नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया है बस। अरे ये भी क्या बात हुई भला? अच्छी खासी लड़की, इतना सुंदर नाम, और आप लोगों ने उसका नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया। अरे बैंक में मैनेजर है आपकी बहू, चंबल की डाकू नहीं है। कम से कम कुछ तो उसके पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। और ललित, मैं तो तुम्हें बहुत पढ़ा लिखा समझदार इंसान समझता था, तुम्हें तो कम से कम इस विचारधारा का विरोध करना चाहिए था। लेकिन आज तुम्हारी पार्टी में आने के बाद मुझे समझ में आया है कि कंपनी ने गलत इंसान को प्रमोट कर दिया है। अरे जिसकी सोच इतनी छोटी है वो कंपनी के लिए क्या बड़ा सोच सकता है। जो अपने घर में गलत चीजों का विरोध नहीं कर पा रहा है वो कंपनी के किस काम आएगा। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारी जगह ये प्रमोशन किसी काबिल इंसान को मिल सके। देखो, मैं किसी के पर्सनल मैटर में बोलना कभी भी पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारे घर की कंडीशन को देखकर आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। और अंकल जी, आंटी जी, आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई? आपकी इतनी होनहार बेटी का इतना खूबसूरत नाम बदलकर उसके ससुराल वालों ने फूलन देवी रख दिया। माफ करना बेटा, लेकिन हमें ऐसा लगा कि अगर नाम बदलने से बिटिया के ससुराल में सुख शांति रह सकती है तो हम बीच में पड़कर क्यों बातों को तुल दे। वरना किस बाप को अच्छा लगेगा कि उसकी बेटी को जन्म से दिया हुआ नाम बदलकर कोई अपने हिसाब से उसका टेढ़ा मेढ़ा नाम रख ले। अरे यार कीर्ति, मेरी बात मान तो तू भी अपने लिए कोई चंपा चमेली टाइप का नाम पसंद ही कर ले। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों अपना नाम चंपा चमेली रखने लगी भला? क्यों? अगर तेरी भाभी दीप्ति से फूलन देवी बन सकती है तो तू भी तो कीर्ति से चंपा चमेली बनेगी ना। नाम बदलने का रिवाज है तेरे मायके में, तो ससुराल में भी तो होगा। अगर तुझे अपनी भाभी के नाम बदलने से कोई ऐतराज नहीं था तो अपना नाम बदलने को लेकर तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों होने लगी? तुम सही कह रही हो। अपना नाम बदलने के ख्याल से ही मुझे चिढ़ होने लगी और हम लोगों ने भाभी का नाम बदल दिया। और कभी ये बात महसूस करने की भी कोशिश नहीं की कि उन्हें कितना बुरा लगता होगा जब सब लोग उन्हें फूलन देवी कहकर बुलाते होंगे। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मैं आपकी साइड हूँ। अरे शांति, तू तो बड़ी लीडर बनी घूमती है हमारे किटी पार्टी की। मॉडर्न कपड़े, मॉडर्न सोच, इतना शो ऑफ करती घूमती है। यही है क्या तेरी मॉडर्न सोच? अपनी बहू के लिए तो तेरी सोच इतनी छोटी है, बाकी दुनिया के लिए तू क्या ही कर लेगी। मुझे माफ कर दो दीप्ति, चाहे अब कोई बुरा माने या भला, लेकिन अब से मैं तुम्हें दीप्ति कहकर ही बुलाऊंगा। अगर ये परंपरा है तो ठीक है, आज से इस परंपरा को बदलना होगा। आज के बाद कोई तुम्हें फूलन देवी नहीं कहेगा। और उस दिन के बाद से दीप्ति का नाम फूलन देवी से बदलकर वापस दीप्ति हो गया। कुछ दिन तो सास इस बात का विरोध करती रही, लेकिन अंत में उसने भी इस बात को मान ही लिया कि बहू का नाम बदलना कोई प्रथा नहीं बल्कि कुप्रथा है और अब उसे बंद करना ही होगा।